much. This is Khageshwar. How are you all? I hope you all are fine and good. So let's start. हम तो प्रीवियस वीडियो में बातें की थी पूरा ग्रामर सेक्शन की, पर अल्फाबेटिकली गए थे। तो अल्फाबेटिकली से सिर्फ 8 टर्म को खत्म किए थे। जो ये कोड को आप देख रहे हैं, तो आप लोगों से कई नए लोग भी होंगे, जो नए बच्चे भी हैं जो देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको पहली तरफ से आज भी बता रहा हूँ कि ये जो कोड लिखा हुआ है 10A 6C 1DG 5I 2N 1O 5P 2S, ये कोई बड़ा सा कोड नहीं है या किसी का पासवर्ड नहीं है। ये सिर्फ ऑल ओवर ग्रामर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ग्रामर सेक्शन में नए तरीका से मैं थोड़ा रिप्रेजेंट किया हूँ। तो ये जो टर्म है, ए लेटर वाला 10 है, सी लेटर वाला 6 है, इसके अंदर पूरा ग्रामर सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये कोड। ठीक है, तो आप लोगों से यदि कोई पहले से पढ़ के आए हैं ग्रामर, सब कोई तो पढ़ रहे हैं। मैं बेसिकली 0 से स्टार्ट किया हूँ। जो हमारा पहले वीडियो नहीं देखे वो भी जाके देख सकते हैं। हमारा क्या मोटिव है क्या नहीं, मैं आपको भी बता दूं कि हमारा मोटिव यही है कि हम हर बच्चे हर लोगों की जो कोई भी मतलब कुछ भी जानना चाहता है तो उसी का पूरा बेसिक क्लियर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात सभी को पता है, जो कोई देख रहे हैं, जो कोई भी नहीं देखे अभी हमारा जो पहले वीडियो, वो जाके आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें करें तो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा टाइम, छोड़िए फिर। तो फिर नए दर्शकों के लिए हम हमारे प्रीवियस वीडियो में ये वाला टर्म खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया था। तो हम आज से ये स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यदि ये इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में 10A को जो लिखा हुआ है 10A, उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हूँ। और यह तो हम ब्रीफली जाएंगे और अल्फाबेटिकली जाएंगे। मैं पहले ही वीडियो पे बता चुका हूँ। तो हम आज स्टार्ट करेंगे 6C से। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर अल्फाबेटिकली। तो हम जो 10A की बात करते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ, मतलब इसका सिर्फ क्या क्या हुआ था 10A पे, क्या क्या था। ठीक है, तो 10A में जो रखे थे, पहले हम पढ़े थे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के बाद एडजेक्टिव गए थे, एडजेक्टिव के बाद एडजंक्ट आए थे, एडजंक्ट के बाद एनोमलस आए थे, देन एंटीसिपेटरी बोला था। एंटीसिपेटरी एक होप वर्ड है जो किसी होप या चाहत को जताता है, तभी उसको एंटीसिपेटरी बोलते हैं। फिर एंटोनिम, एंटोनिम की तो बात बोली थी, जो अपोजिट वर्ड को ही एंटोनिम बोलते हैं। फिर आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आया था। एडजेक्टिव तो बोला था आप लोगों को, फोर्थराइट स्टेटमेंट जितना होता है उसी को एडजेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। वही एक टर्म है जो कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं यूज नहीं करते हैं, फैक्ट सेंटेंस बोल के छोड़ देते हैं। फिर ऑक्सिलरी, वो एक वन टाइप ऑफ वर्ब है। फिर एडवर्ब, इतने में से ही हमारा 10A खत्म हो गया था। ठीक है, यही बेसिक है ग्रामर की। यही 10 तो यही ग्रामर में ज़्यादातर तक काम आता है। ये भी कहीं नया नया भी काम हो रहा है, इसका नया नया यूज भी हो रहा है। मैं आप लोगों को मतलब बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा सेपरेट वीडियो में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं 6C। मतलब मान लो C के जो लेटर है, इसी को लेकर 6 वर्ड है C में, जो कि हमारे ग्रामर में काम आते हैं। ठीक है, बातें करें एक नंबर C की, तो क्या है क्लास। ठीक है, क्लास की बातें करें तो इट इज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक, तो वो जो है मतलब जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, आप लोगों को नहीं पढ़ा है अभी तक, वो आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस आऊंगा तभी पढ़ाऊंगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो भाग हो जाता है ना, उसे ही क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उदाहरण लेके समझाता हूँ। तो नॉर्मल सेंटेंस ही पकड़ लीजिए आप, उसी को ही क्लास बोलते हैं। पर क्लास में कुछ थोड़ा बहुत टाइप रहता है, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो। अब हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ये जब इसका एक पार्ट लाएंगे हम सभी का एक पार्ट वीडियो करके डालेंगे हम वीडियो, ये जो क्लासेस रखेंगे।
तो उसमें ही पूरा क्लियर करेंगे। सिर्फ आप ये समझिए कि क्लास सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप यही बोल दूंगा, फिर वही उसी का भी क्लास रहेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, तो उसमें समझेंगे आप क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो होता है कैसे क्लास में काम आता है, और क्लास कितने प्रकार की है वो अलग से वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिर छोड़िए 2 नंबर की बात करते हैं, मतलब 2 नंबर सी की 2 नंबर मतलब अलग तरह मत जाइए, ठीक है। फिर 2 नंबर में आता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बातों से ही पता चल जाता है, वर्ड से ही पता चल जाता है। कंपैरेटिव क्या होता है ना, किसी चीजों से किसी की कंपेयर करना। हम बातों बातों से तो बोलते हैं कंपेयर कंपेयर, तो यही हुई, ये डिग्री है, एक फॉर्म है जिसमें क्या होता है ना, किसी चीजों का कंपेयर किया जाता है किसी और एक चीजों से। तो कंपैरेटिव क्या है ना, इट्स ए डिग्री और फॉर्म ऑफ द वर्ड्स यूजिंग फॉर कंपेयरिंग विथ अदर्स। समझे? आप लोग यदि डिग्री पढ़े होंगे तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो वही होता है, तो वो भी होता है पॉजिटिव। वो आप लोगों को पढ़ाते जाओ, इस बारे में बोलूंगा ना तो और भी ज्यादा पढ़ने चले जाओगे। मैं सिर्फ ये तो हम बातें की थी कि आर्टिकल लाएंगे, तो ये सब इसलिए अंदर नहीं जा रहा हूँ। आप लोग समझे कि वही डिग्री होता है। इसी डिग्री, ये जो डिग्री है एक से और एक चीजों को कंपेयर करना ही होता है, ठीक है। ये एक डिग्री है और फॉर्म है। फिर 3 नंबर की बातें करें। 3 नंबर की बात है, तो 3 नंबर में आपके लिए आता है कंप्रहेंशन। ठीक है, कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन क्या होता है ना, ए टर्म व्हिच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड समथिंग थ्रू ए पैसेज। तो क्या होता है कंप्रहेंशन? आप लोग पाठों, मतलब जो भी कुछ पाठ पढ़ रहे हैं, तो उस पाठ के जरिए आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे कंप्रहेंशन, ये कंप्रहेंशन, ये कंप्रहेंशन। पाठ तो बहुत आता है, पर एक पैसेज के थ्रू में जो जो रहता है उसे कंप्रहेंशन बोलते हैं। मान लो पैराग्राफ को ही बोलते हैं कंप्रहेंशन। पर पैराग्राफ और कंप्रहेंशन में छोटा सा डिफरेंस यही होता है कि पैराग्राफ चाहे आप लोग जितना ही बड़ा कर सकते हैं, पर कंप्रहेंशन जो होता है वो मतलब थीम रखता है। थीम मतलब आप लोगों को कैसे समझाऊं, ऐसे ही समझ लीजिए कि राम खाता है। आप लोगों को यही एग्जाम्पल देता हूँ, राम खाता है, क्या खाता है, किसके जरिए खाता है, ठीक है, फिर क्यों खाता है। राम को लेके हो गया, खाने को लेके हो गया, और खाना का मतलब जिसके द्वारा वो खा रहा है, मतलब हाथों से खा रहा है, तो वो सब चीजों को जो एक ही जगह पे रखता है उसी को कंप्रहेंशन बोलते हैं। फिर रिलेटेड आएगा खाने के बाद वो क्या करेगा, वो जब उसी को लेके कुछ ग्रुप ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, उसे एक कंप्रहेंशन बोलते हैं, ठीक है। पर हम चाहेंगे पैसेज, तो पैसेज बहुत सारा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, चाहे उसी को मिला के भी एक कर सकते हैं, उसे पैसेज भी बना सकते हैं एक करके। तो वही कंप्रहेंशन होता है, मतलब कुछ चीजों को लेके छोटा सा पैसेज से हम पूरी बातों को बता सकते हैं। नहीं, हम समरी उसे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि समरी अलग सा है और कंप्रहेंशन अलग है। समरी को हम कंप्रहेंशन बोल सकते हैं, पर कंप्रहेंशन को समरी नहीं बोल सकते, क्योंकि कंप्रहेंशन में जितना भी वर्ड रहेगा उसे को चाहे भी हम उसे 1/3 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात है। कंप्रहेंशन मान लो कि यही समझो कि कंप्रहेंशन जो है पैराग्राफ को बोला जाता है, ठीक है। फिर 4th नंबर पर आते हैं। 4th नंबर आपके लिए है कंकर्ड। कंकर्ड, तो कंकर्ड सुन के आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्या है। तो ये कुछ बड़ी ये नहीं है, ये क्या, द एग्रीमेंट बिटवीन वर्ड्स इन जेंडर्स एंड नंबर्स। तो हम नाउन में पढ़ेंगे कि नाउन में जो टाइप्स है वो तो कॉमन टाइप्स जाता है, कॉमन नाउन, ये नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्टिव नाउन होके चला जाता है। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे जरिए नाम को बांटने के लिए वही जेंडर और नंबर लेके आते हैं, मतलब जो सिंगुलर प्लुरल नंबर पे आते हैं। जेंडर जैसे तो ये होता है हमारे भी
मेनली मेल जेंडर, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, इस टाइप का ही रहता है। तो वो जो पार्ट होता है जेंडर और नंबर की, ये कॉन्कर्ड के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो हम खत्म कर ले 4 ठो और 2 ठो है, सी खत्म होने वाला है सी टाइप का। तो 5वां नंबर हम यहीं पे लिखते हैं। 5वां नंबर आपके लिए सी में है। आप लोगों को पता है सभी इस बारे में कि कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट तो आप लोगों को पता ही है कॉन्सोनेंट क्या है, तो कमेंट भी कर सकते हैं कॉन्सोनेंट क्या है। तो ये छोटा हो जाए तो चलता है, फिर भी हम 0 से स्टार्ट करें तो सभी को रिलेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट क्या है, हमारा जो अल्फाबेट है 26 ही लेटर है ना, तो 26 लेटर जो है उसी में से ए ई आई ओ यू इस 5 को छोड़ के बाकी सारे जितना लेटर रहा, ठीक है, उसी को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ए ई आई ओ को तो फिर क्यों क्या बोलते हैं, वावेल बोलते हैं। तो ये नॉर्मली हमें उसी का में यूज होता है जब हम ए आन द बना बिठाने के लिए। तो द तो स्पेशली नहीं बिठाते हैं कॉन्सोनेंट वावेल को देख के, ए और आन बिठाते हैं कॉन्सोनेंट और वावेल को देख के। ठीक है, तो वो बात हम बाद में देखेंगे। कॉन्सोनेंट समझ लीजिए कि ए ई आई ओ यू इस 5 लेटर को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर रहा ये कॉन्सोनेंट के अंदर जाते हैं। समझ में आए? ठीक है, तो फिर हम बातें करें लास्ट नंबर की। तो ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो इस बातों को थोड़ा तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या है। क्या है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब तो ऐसे ही है कि कुछ चीजों का कॉन्ट्रैक्ट करना। तो इसी में तो इंग्लिश में तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, शब्दों का बीच में भी दो शब्दों का कॉन्ट्रैक्टेड करना। जैसे मान लो एग्जांपल ईटी जो लेते हैं, इट्स ई आई टी अपोस्ट्रोफिक एस, इट्स, ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो दीज आर, देन टी एच ई ए सी, दीज अपोस्ट्रोफिक आर, तो दीज आर हम पढ़ते हैं। तो ये सब जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। हम पढ़ेंगे किस किस चीजों में ये सब लागू होता है, किस किस चीजों में लागू नहीं हो सकता है, कौन सी चीजें जुड़ के रह सकते हैं, कौन सी चीजें जुड़ के नहीं रह सकते हैं, जो जो वर्ड है। ठीक है, तो यही समझ लो कि बेसिक क्लियर करो कि हाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब यही होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब यही होता है, प्लस का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो मिलावट से जो सेंटेंस बनता है उसे क्लॉज बोलते हैं। देन कंपैरेटिव एक डिग्री है जो एक चीज एक वर्ड से दूसरे वर्ड से कंपेयर करता है। फिर कंप्रहेंशन छोटा सा पैसेज जो पैराग्राफ बोलते हैं। कॉन्कर्ड क्या होता है ना, जो हमारा एग्रीमेंट होता है जेंडर और नंबर को लेके, उसे हम कॉन्कर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इतने में से ही हमारा 6C भी खत्म हो गया। ठीक है, फिर 1 DG स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर रुक जाइए, हम उसे फिर पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इरेज हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिए हम आज 6C के बारे में पढ़ लिए। तो आज हम अभी DG की बात करते हैं। 1 है, डी में से एक है, 1 में और जी में एक है, मतलब नया टर्म में देखा जाए तो और बेसिक जो है। ठीक है, और देखा जाए तो ऑर्गेनल बहुत सारे ऐसे ही है। डेमोन्स्ट्रेशन नाम की एक पीटी है, पर ये सब चीज़ों को नहीं ले आऊँ क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा लेंदी होगा। तो इसलिए हम जो जो जरूरी है, जो जो नया है और जो जो बेसिक चीज़ें हैं उसी को लेके रखें इसमें। तो स्टार्ट करते हैं डी की। तो डी में आता है, एक ही है डी में, वो हम रखें इसमें डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बातों से पता चल रहा होगा डायरेक्ट स्पीच क्या है ना। वर्ड प्रेजेंटेड as they are spoken by a person। ठीक है, इट्स मीन ए पर्सन स्पीक्स हिज ओन वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़े बड़े इंग्लिश में बोल दिया जो। तो ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट स्पीच हम जो बोल रहे हैं दूसरों के सामने अपने ही वर्ड से, मतलब मैं खा रहा हूँ, आप लोगों को बताया, तो ये डायरेक्ट स्पीच।
पर आप लोग जाके और किसी को बोलेंगे कि मेरे नाम बोल के कि खगेश्वर बोला है कि वो खाया है, ठीक है। ये जो बात आ जाएगी ना, तभी ये डायरेक्ट स्पीच से हटके इनडायरेक्ट स्पीच पे चला आएगा। समझ रहे हो? जब मैं ये बात बोलूंगा कि मैं खा रहा हूं तो ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि डायरेक्ट मेरे मुंह से आया, मेरे लिए लेके आया और मेरे ही ओन वर्ड है, ये मेरा अपनी ही वर्ड है, मैं अपने ही वर्ड से और मैं अपनी मर्जी से वर्ड लगा के बोला। पर आप लोग यदि मेरी बातों को जाके दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करोगे, मेरे वर्ड को ही लेके रिप्रेजेंट करोगे, और तभी वो इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा डायरेक्ट स्पीच को घटकर, ठीक है। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, पर ये समझ लीजिए कि मैं जब मेरी बात आप जब आपकी बात बता रहे होंगे वो डायरेक्ट स्पीच होगा, और जब आपकी बात मेरे सामने बोलते हुए जब आपकी बातों को लेके मैं दूसरों के सामने बोलूंगा तब वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? उदाहरण स्वरूप आपको भी बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने भी बोलूंगा कि मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके दूसरों को बोलोगे कि खगेश्वर ने बोला है कि वो घर जा रहा है, ठीक है। कि खगेश्वर ने बोला कि खगेश्वर ने हम लोगों को बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। इस कदर जो बातें बोलोगे ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को घटा देता है। क्यों? क्योंकि मेरी बातों को आप लोग दूसरों के सामने जाके रिप्रेजेंट किए, जबकि वो बात मुझे रिप्रेजेंट करना था सभी के सामने। समझ रहे हो? मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली बातें की तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, आप लोग मेरी बातों को दूसरों के साथ रिप्रेजेंट किए तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। आप टेंशन ना लीजिए, आप ज्यादा व्यथित ना होइए, ये बातें जो बताई आप लोगों को इतनी कम सेकंड का मिनट में, ये आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिस्क्राइब करते हुए आप लोगों को अगले वीडियो, मतलब अगले वीडियो नहीं, जो भी एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के पास ले आऊंगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, सिर्फ समझिए डायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है। यही एक ही है डी नंबर में। फिर जी में देखते हैं क्या है। ये भी कुछ ये नहीं, इसी में जो रखे हैं जी में, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आप लोग पढ़े थे। ये है जेंडर, कहाँ पे पढ़े थे? ये जेंडर की बात थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे आप लोग, तो कहाँ पे पढ़े थे याद करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि जेंडर किस सेक्शन में पढ़े थे आप, और थोड़ी देर में पहले पढ़े थे और इसी वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। तो जेंडर हम पढ़े थे इसी कंकड़ में ही, क्योंकि कोई कंकड़ में जो बातें थी कि एग्रीमेंट होता है जेंडर और किसको लेके, नंबर्स को लेके, ठीक है। तो फिर जेंडर क्या होता है आप लोग सभी को पता है, ये टाइप्स ऑफ नाउन होता है, जिसमें क्या होता है ना, नाउन की जेंडर पता चलता है, उसमें मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, या फिर मिक्स्ड हो, या फिर ऑब्जेक्टिव हो, इस कदर हम पढ़ेंगे जेंडर को लेकर, टेंशन ना लीजिए, सिर्फ समझिए जेंडर यही है। फिर ये बात हो जाता है, फिर हम बातें करेंगे 5i की, ठीक है। तो 5i की जो बातें करते हैं, ये आई छोड़िए, फिर हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। एक नंबर आएगा, एक नंबर आई जो है क्या है आप लोगों के लिए बता देता हूँ, इम्परेटिव। देखते हैं पहले, इंपरेटिव सेंटेंस का एक टाइप है, सेंटेंस पढ़ने के टाइम बताऊंगा आप लोगों को अच्छे से। इंपरेटिव क्या है ना, वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द कमांड्स इन द सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में ऐसी वर्ड रखा जाता है जिसके जरिए हम लोगों को पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है कमांड दिया जाता है। समझ रहे हो? तो जैसे मान लो go and shut the door, okay, come and close the window, इस कदर जो सब होता है ऑर्डर देने के हो, एडवाइस नहीं बोलते हैं, ऑर्डर ही बोलते हैं। जो बातें ऑर्डर को पूरा स्पेशली करें, आप लोगों को आदेश दे, वही बातें, वही सेंटेंस को हम इंपरेटिव बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। और जिस वर्ड से हम लोगों को पता चलता है कि ये बातें, ये सेंटेंस ऑर्डर करता है, उसी को हम इंपरेटिव बताते हैं। समझ में आया? पढ़ेंगे धीरे धीरे, उसी को भी लेके पढ़ेंगे, आप चिंता मत होइए। फिर बातें करते हैं इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये 2 नंबर में आता है, 2 नंबर आएंगे।
इम्परफेक्ट टेंस। आप लोगों को पता चल रहा होगा, आप लोग टेंस के बारे में जो कोई पढ़े हैं उनको तो पता चल रहा होगा इम्परफेक्ट टेंस क्या है। जीरो से स्टार्ट करने की बातें हुई थी, तो बता देता हूँ। टेंस जो होता है हमारे सेंटेंस को पूरा वैल्यू देता है टाइम की। तो अभी जो बातें आ रही है इम्परफेक्ट टेंस की, तो जब हम टेंस की बात जाएंगे तब पढ़ेंगे। ये इतना ही समझ लो कि इम्परफेक्ट टेंस उसी समय को दर्शाता है, उसी समय को बताता है जिस टाइम हम कुछ काम कर रहे हैं पर उस काम की खत्म नहीं हुआ है, मतलब रिजल्ट हो या उसी काम की समाप्ति नहीं हुआ है, तभी हम उसे इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो इम्परफेक्ट टेंस क्या है? A tense denoting action going on but not finishing but not completed. Okay, समझ में आया? बता दो फिर से, वो एग्जांपल के जरिए समझा लेता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ये होता है इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसका हम जब हिंदी में बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये कब बोलते हैं? जब हम जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं, निकल भी गए हैं घर से पर स्कूल में नहीं पहुंचे हैं, तब भी बोलते हैं कि हम, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। तो वो जो रिजल्ट है तभी हम इसी टेंस को ही दर्शाते हैं कि हम कंटिन्यू करें हमारे काम को, कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल में नहीं पहुंचे अभी तक, तो जा रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसी बात को ये बोलते हैं हम इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हम फिर बातें करें, अभी इम्परफेक्ट के बाद बातें की थी डायरेक्ट की, तो उसका अपोजिट आ जाता है यहीं पे, क्या आता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, आप लोगों को पहले से बताया हूं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की बातें बता रही थी पहले से, कि डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है, समझ में आ गया होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट ये बात है जो मैं आप लोगों के सामने बोला, आप लोगों के सामने मैं मेरा मत रखा कि मैं खा रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ। जब मेरी बातों को आप दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करोगे कि खगेश्वर ने बोला कि वो खा रहा है या वो जा रहा है, कि मेरे पूरे सेंटेंस को आप अपने तरीके से रखें, कि मेरी वर्ड को सीधा रख लें कि खगेश्वर ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, कि मैं खा रहा हूँ। इस कदर जब आप बोलेंगे तभी डायरेक्ट स्पीच जो मैं आप लोगों को बोला था, जिसके वजह से, मतलब जिसके लिए आप जाके दूसरों के बोले कि मैं खा रहा हूँ, खगेश्वर ने बोला है कि वो खा रहा है, इस कदर जब बातें की, जबकि मैं मेरी बातों को उन्हीं के सामने रखना चाहिए था, पर मैं ना रखते हुए आप लोग रख दिए, तो इसलिए उसी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? तो इस बात को हम लेंगे, एक सेपरेट वीडियो करेंगे, पूरी स्पीच को ही रखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। उसका बहुत सारे फॉर्मूला भी है, मतलब सेंटेंस वाइज फॉर्मूला है, किस सेंटेंस में कैसा यूज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसी का करने का फायदा क्या है, और इनडायरेक्ट स्पीच होने का कारण भी क्या है, ये बात भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें अलग से बात, फिर हाँ लास्ट नंबर नहीं, और 2 नंबर है नहीं, और 2 नंबर है, हाँ 4th नंबर है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव समझ में आ गया होगा सभी का, क्योंकि बातों पे ये बातें यूज होता है। इंटरोगेटिव क्या है? एक सेंटेंस का एक टाइप है इंटरोगेटिव, ठीक है। तो आप पार्ट को ही छोड़ दीजिए, फिल्में देख रहे होंगे तो वहीं पे हो जाता होगा इंटरोगेशन में बात तो सुने होंगे, जब कुछ इन्वेस्टिगेटिव वाला फिल्म देख रहे होंगे या कुछ डिटेक्टिव वगैरह वगैरह वाला फिल्म, तो उसी में इंटरोगेशन की बात कुछ आई होगी, कहीं ना कहीं आप देख लो तो पता चलेगा। तो इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है ना, क्वेश्चनिंग करना। तो यही बात यही भी दर्शाता है कि इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव क्या है? ए फॉर्म ऑफ सेंटेंस दैट यूज्ड फॉर आस्किंग पीपल, ठीक है। मतलब ये जो सेंटेंस होता है ये सिर्फ दूसरों को क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, जो बात है दूसरों को क्वेश्चन पूछने की तरीका दिखाता है, क्वेश्चन पूछने की नजरिया दिखाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देन बातें करें इंट्रांजिटिव की, ये है इस
सेक्शन की लास्ट, इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या है, आप लोगों को पूरे अक्षरिक अर्थ से बता दूं तो इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। अकर्मक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है इसी में हमारे ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है। तो क्या है एफ, हाँ ये भी आपको पहले से बता दूं, ये इंट्रांजिटिव जो एक वर्ब का टाइप है। क्या है ये ना, ए फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इंट्रांजिटिव का पूरा एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो स्नीज हो, सीट हो, गो हो, फिर डाई हो, या फिर बातें करें अराइव हो, लाई हो, इस कदर जो वर्ब है। तो धीरे धीरे सबको बताऊं तो ये जो स्नीज मतलब छींकना, आई स्नीज, मैं छींका, इसका तो और कोई ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं, क्या ऑब्जेक्ट भी लगाओगे इसमें, ये तो सेंटेंस बन ही जाता है, एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है और हमें पूरा सार्थक अर्थ दिखाता है कि हाँ ये छींक रहा है, तो इसलिए वो बोला कि मैं छींका, ये बात होता है। या फिर बातें करें द पर्सन डाइज, मतलब वो लोग, मतलब वो व्यक्ति मर गए, व्यक्ति मरा, ये जो बातें हुई, इसी का तो कोई अर्थ नहीं कि हाँ उसे कोई ऑब्जेक्ट लगाने के बाद वो फुलफिल होगा, सेंटेंस हो जाता है सेंटेंस। फिर बात है आई सीट हियर, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आई सीट हियर, मैं यहाँ पे बैठा, इसका कोई जरूरी नहीं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लगाने की, समझ रहे हो ना। तो इस कदर हम जब यूज करते हैं वर्ब की जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, तब हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी सब कुछ टाइप है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब का जो टाइप है उसी का हम पढ़ेंगे, पर इंट्रांजिटिव का भी कुछ अपोजिट है, जैसे पढ़ाए थे जैसे मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी कदर इंट्रांजिटिव का भी है, क्या है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आप लोग इंट्रांजिटिव के बाद पढ़े, क्या है वो अकर्मक, तो ट्रांजिटिव क्या होगा, वही सकर्मक क्रिया। तो उसमें जो भी वर्ब है जिसी को लेके हम ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है, जो वर्ब कंप्लीट करने के लिए काम को ऑब्जेक्ट जरूरत करता है उसी को हम बोलेंगे क्या, सकर्मक क्रिया व ट्रांजिटिव वर्ब। वो ट्रांजिटिव की बात करेंगे। मैं भी यहाँ पे नहीं लिखा हूँ इस बात की टी की उल्लेख नहीं किया हूँ, इसलिए नहीं किया हूँ कि मैं इंट्रांजिटिव की बात तो बोल दिया हूँ, तो इसलिए मैं ट्रांजिटिव की बात नहीं लिखा था। तो खैर छोड़िए, मैं आप लोगों के लिए तो सेपरेट वीडियो लाऊंगा हर किसी के लिए, तो उसी में आप लोगों को फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों को बता दूंगा। और बातें रही इसी की नोट्स, वही पहले प्रीवियस वीडियो में जो ब्लॉगिंग साइट का लिंक दिया था उसी में ही ये नोट्स है। तो ऐसे भी तो ये शायद 20 मिनट के आसपास हो गया होगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट ये भी खत्म हो गया है आज, तो और ये भी खत्म हो गया है 5i, तो बात रही ये मतलब 2NIO 5P 2S, ये बात है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कितनी देर तक सफर चलता है इसकी। तो जो भी हो आप लोग समझिए इस बात को, पूरे अच्छे से वैसे क्लियर हो जाइए, तो ये हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा, और कोई नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत निवेदन है कि इस वीडियो को सारे और शेयर कीजिए, हर दुनिया देखे इस वीडियो को, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं जिसका भी जरूरत है वो यहाँ पे पूर्ति हो सकता है। और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसी को और भी मोटिवेट मिलने के लिए आप लोगों का लाइक जरूरत है, आप लोगों का प्यार जरूरत है, और शेयर तो जरूर करें ताकि ये हमारी प्रयास सारी दुनिया में पहुंच सके। ठीक है, अभी थोड़े दिनों के लिए तो हमारा मतलब मैं रेगुलर क्लास नहीं रख पा रहा हूँ, इसीलिए कि बताया था पहले से जो मेरी दिक्कत वाली बात है। तो खैर छोड़िए, मैं रखूँगा पूरा रेगुलर क्लासेस, फिर थोड़े दिनों के लिए दिक्कतें आ रही है। तो इतना ही आज के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो कोई भी नया व्यक्ति है, जो कोई भी है नया आज देख रहे हैं हमारी वीडियो, और वीडियो में यदि और कुछ नया चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अच्छा लगे तो हम लोगों को और भी मोटिवेट मिलेगा। और यदि कुछ आज कहीं पे भी कहीं ना कहीं पे खोट रह रहा है तो बताएं, ताकि हम उसे अगले वीडियो में उसी को रेक्टिफाई कर सकें।
धन्यवाद। जय हिंद।